हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड स्टार्ट कर चुके थे और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोगों ने न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस देख ली थी। न्यूट्रल एक्सिस कितने तरह की थी उस पर हम लोगों ने बात कर ली थी। और न्यूट्रल एक्सिस मेनली दो तरह की थी, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो इन दोनों के बारे में हमने देखा था कि हमारी परमिसिबल स्ट्रेस क्या होती है। परमिसिबल स्ट्रेस की बात करें तो डेट वॉज सिग्मा सीबीसी इन कॉन्क्रीट एंड परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, जो कि सिग्मा एसटी से हम लोग डिनोट कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी देख लिया था सेकंड लास्ट क्लास में कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। हम लोगों ने मॉड्यूलर रेशियो भी देख लिया था। मॉड्यूलर रेशियो डेट वॉज m = 280/3 सिग्मा सीबीसी। मॉड्यूलर रेशियो हमने देखा था जो कि किसका, स्टील और कॉन्क्रीट के इलास्टिक मॉड्यूलस का रेशियो होता है। हम लोगों ने मॉड्यूलर रेशियो, फिर न्यूट्रल एक्सिस हम लोगों ने चेक की थी। व्हाट वाज न्यूट्रल एक्सिस, क्या थी न्यूट्रल एक्सिस? जिसपे कंप्रेशन, वो एक्सिस किसी भी बीम पे जहां पे कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स या स्ट्रेसेस विच वर डेवलपिंग ड्यू टू कंप्रेशन एंड स्ट्रेसेस विच वर डेवलपिंग ड्यू टू स्ट्रेस विल बी सेम। तो ऐसा जो पॉइंट यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे, दैट विल बी न्यूट्रल एक्सिस। फिर हम लोगों ने बात की थी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है वो बीम के टॉप पर से कितनी गहरी होगी, जिसको हम लोगों ने XA से रिप्रेजेंट किया था या कहीं कहीं पे XC से रिप्रेजेंट किया था। XA और XC दो तरह की न्यूट्रल एक्सिस थी, जिसको हम लोग XC को बोलते थे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, हिंदी में बोलते थे क्रांतिक, ठीक है, क्रांतिक गहराई न्यूट्रल एक्सिस की। क्लियर। और फिर हम लोगों ने एक्चुअल डेप्थ देखी थी, लीवर आर्म के बारे में हमने बात की थी और एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी लीवर आर्म पे देखा था। फिर हम लोगों ने बात की थी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। लेकिन मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से पहले मैं एक क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का एक तरीका और बता देता हूँ। और वो तरीका क्योंकि हमें बहुत हेल्प करने वाला है हमारे डिजाइनिंग प्रोसीजर में, तो वो प्रोसेस भी हमें जानना है। और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो मैं तरीका यहाँ पे बताऊंगा और उसी का हम लोग डिजाइनिंग में आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। तो चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे निकालते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, लेट अस सपोज कि दिस वाज आवर बीम और हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट दिया हुआ था। जनरली मैं 4 रीइंफोर्समेंट ज़्यादातर केसेस में देता हूँ। जो जब भी आर्बिट्रेरी कोई भी कॉन्क्रीट बीम बना रहा हूँ किसी का भी सेक्शन, तो मैं 4 रीइंफोर्समेंट देता हूँ। जब हमें मेंशन होगी कि कितने नंबर ऑफ बार्स दिए हुए तो वो हम लोग अलग से कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं कुछ बताने वाला हूँ और एक यहाँ पे वेट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं और एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम लोग और कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैं वापस आऊँगा, एक छोटी सी चीज़ और बतानी है मुझे, छोटी क्या बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट है ये और पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे चलेगा आज की थ्योरी का। आज जितनी भी हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो इसी से रिलेट होगा, चाहे वो हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखें, चाहे वो हम अंडर रीइंफोर्स सेक्शन देखें, चाहे हम वो ओवर रीइंफोर्स सेक्शन देखें, चाहे वो हम लोग बैलेंस सेक्शन देखें। ये मैंने क्या बोल दिया, ये सिर्फ मैंने नाम बोल दिया, अभी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिग्मा सीबीसी, सिग्मा एसटी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मुझे यहां पे देना पड़ेगा क्योंकि इनका काम पड़ने वाला है बहुत ज्यादा। सी या CA, सिग्मा एसटी या इसी सिग्मा एसटी नहीं, या तो हम बोलेंगे T और TA। तो ये जो 4 टर्म है हमारे पास, हम इनकी बातें करने वाले हैं। अब क्या होगा देखते हैं। अब हम बात करते हैं इन 4 टर्म्स के बारे में। इनको बहुत ध्यान से समझना है, तभी ये जाके हम आगे का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। अब देखो, सिग्मा सीबीसी सभी को पता है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि ये क्या होता था। ये क्या होती थी? परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब सिग्मा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीबीसी लिखा है, इट मीन्स परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। ये हम लोगों ने बात लास्ट क्लास में इसकी की थी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और देखने वाले हैं, क्योंकि हमें 2 टर्म और मिलेंगे, 2 टर्म और मिलेंगे। और वो कौन से टर्म होंगे? CA और TA। कहीं पे तुम देखोगे तो सिग्मा सीबीसी, कहीं पे आप देखोगे तो सिग्मा सीबीसी की जगह सिग्मा CA लिख दिया जाएगा और कहीं पे देखोगे तो सिग्मा ST की जगह TA और या T लिखा होगा। क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन की हम लोग बात करेंगे अभी। परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एंड सिग्मा ST वॉज परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। ये हम लोगों ने बात की थी, इस पे हम लोगों ने चार्ट भी देखा था कि सारी कहानी भी हम लोगों ने देखी थी। अब बात करते हैं कि ये C और CA क्या है। मान लो, अब देखना थोड़ा ध्यान से, किसी कंक्रीट की परमिसिबल स्ट्रेस 5 न्यूटन पर mm² है। जैसा हम लोगों ने पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा भी कि जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें परमिसिबल स्ट्रेस की जो लिमिट थी वो दी हुई थी 5 न्यूटन पर mm², किसकी? कंक्रीट की।
ठीक, तो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी मैक्सिमम लिमिट है कि मैक्सिमम स्ट्रेस ये बीम बियर कर सकता है, इससे ज्यादा स्ट्रेस इस बीम के ऊपर नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं सिग्मा एस टी की। सिग्मा एस टी की कई सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखे थे उसमें वैल्यू दी हुई थी 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कई सारे हम लोगों ने क्वेश्चन में दी हुई थी ये वैल्यू। लेट अस सपोज कि सिग्मा एस टी जो है दैट इज 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब जो हमारी स्टील है वो इतना स्ट्रेस बियर कर सकती है, इतना स्ट्रेस झेल सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि सी और सी ए क्या है। मैंने कहा, अब देखना, मैंने कहा एक कंक्रीट है जिसकी परमिसिबल लिमिट 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हमेशा उसके ऊपर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का ही स्ट्रेस आ रहा होगा? क्या उससे कम नहीं आ सकता? क्या एक का 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर नहीं हो सकता? बिल्कुल आ सकता है। जरूरी थोड़ी है कि परमिसिबल लिमिट जितनी है तो परमिसिबल है कितना झेल सकती है। हो सकता है कि 5 से कुछ कम ही आ रहा हो सकता है 4 ही न्यूटन पर mm स्क्वायर, हो सकता है 3 ही न्यूटन पर mm स्क्वायर हो। ठीक, तो जो भी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं कंक्रीट के ऊपर, जो भी स्ट्रेस है, ध्यान से समझने वाली बात है, पूरा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर है, आगे की पूरी कहानी इसी के ऊपर है। जो भी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं कंक्रीट के ऊपर उसको हम लोग सीए बोल देते हैं, उसको हम लोग सी या सीए बोल देते हैं। ठीक है, ये परमिसिबल था और ये क्या है? अप्लाइड। अप्लाइड कितना हो रहा है, कितना एक्चुअली में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, अप्लाइड स्ट्रेस। ठीक है, किसमें सी लिखा हुआ है, सी मीन्स कॉन्क्रीट, और ये हम सी से भी लिख सकते हैं और सीए से भी लिख सकते हैं। ठीक, टी और टीए में भी क्या होगा? इसी तरह से मान लो, अभी मैं आगे कंप्लीट करता हूं इस बात को, पहले समझा लेता हूं कि सिग्मा एस टी मतलब 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी परमिसिबल लिमिट थी। यहां तक तुम स्ट्रेस को बढ़ा सकते हो, तो ये थोड़ी ना होगा हमेशा कि 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर का ही स्ट्रेस इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। एक्चुअली होगा क्या? हो सकता है कि 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर का ही स्ट्रेस अप्लाई हो रहा हो सकता है 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर का ही स्ट्रेस डेवलप हो रहा हो। तो परमिसिबल लिमिट नहीं पहुंची अभी, लेकिन उससे पहले जितना भी स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है स्टील के ऊपर उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं टी और टीए से, टी या टीए से। सो दिस विल बी आवर अप्लाइड स्ट्रेस इन स्टील। ठीक, तो हम लोगों ने बात कर ली इसकी। अब देखो मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम इसकी जो थी परमिसिबल स्ट्रेस वो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर थी, डेट वाज सिग्मा सीबीसी। अब अगर जितना अप्लाई हो रहा है, परमिसिबल को हमने सिग्मा से दिखा दिया, अब जितना अप्लाई हो रहा है सवाल उठता है वो कितना है। फॉर एग्जांपल अगर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? सी या सी ए। यहां पे रुकता हूं। अब देखना, अगर मान लो कोई बीम है, लेट अस सपोज कि कोई बीम है, उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ा, पहले स्ट्रेस आया 1 न्यूटन का, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, फिर आया उसके ऊपर थोड़ा और स्ट्रेस बढ़ा 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, थोड़ा और बढ़ाया, फिर ये पहुंचा 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू क्या है? पहला केस, ये फर्स्ट केस है, दिस इज आवर सेकंड केस, दिस इज आवर थर्ड केस। तो अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, तो फर्स्ट केस में क्या होगा? सी या सी ए की वैल्यू क्या है? हम सी बोल दे रहे हैं, या सी ए की वैल्यू क्या है? 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा था। आगे जब बढ़ गया तो अब सी की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, और बढ़ा दिया तो सी की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। क्लियर? अब ये बताओ, मैंने यहाँ पे स्ट्रेस को और बढ़ाया, अब मैंने ये थर्ड के बाद यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे आया, फोर्थ कंडीशन में आया। जब फोर्थ कंडीशन की हमने बात की तो अब ये स्ट्रेस हो गया 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है कंक्रीट के ऊपर, वो क्या हो जाएगा? डेट विल बी सी ए या सी, मैं एक ही लेके चल रहा हूँ, सी ए। ठीक, अब एक और कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन है। इस पे मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आगे इसी के ऊपर होगा बेस, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट में क्या हुआ कि हमारे पास 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेस डेवलप हुई, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ सी ए। मतलब यहां हमें यह समझ में आया कि 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर की यूनिट वैल्यू डेवलप हुई, स्ट्रेस डेवलप हुई, और जो कंक्रीट थी उसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कितनी थी? 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर थी। क्या अब हम 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं?
अगर इसके ऊपर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेस से ज्यादा का स्ट्रेस आया, इट मीन्स कि बीम जो है वो फेल हो जाएगी, फेल होने के चांसेस उसमें बढ़ जाएंगे। तो हमें अपनी जो हमें परमिसिबल का मतलब परमिट कितना किया गया है कि इतनी ही स्ट्रेस हम दे सकते हैं, डेट इज 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इन दिस केस। क्लियर? तो यहां पे आके देखो तो सीए जो है वो 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर हो गया। यहां पे मैं फिर से लिख रहा हूं, सीए जो है वो 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर हो गया। और जिस कंक्रीट की हम बात यहां पे कर रहे हैं, जिस कंक्रीट की बात हम यहां पे कर रहे हैं, वो सिग्मा सीबीसी ही 5 ही उसकी परमिसिबल लिमिट भी है। तो यहां पे सीए 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और यही इक्वल हो जाएगा किसके? सिग्मा सीबीसी के। तो 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं? सिग्मा सीबीसी या सीए। क्लियर? क्या हम 4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को बोल सकते थे सिग्मा सीबीसी? नहीं बोल सकते थे। क्यों नहीं बोल सकते थे? क्योंकि ये परमिसिबल स्ट्रेस नहीं है, परमिसिबल स्ट्रेस इससे ज्यादा है। तो जितनी परमिसिबल स्ट्रेस थी डेट वाज 5, उसको हम सिग्मा सीबीसी बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारी परमिसिबल स्ट्रेस कम है, मतलब जो अप्लाई हो रही है, तो इसको हम लोग सीए बोलेंगे। हाँ, सीए इक्वल टू 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, और जब वो 5 पहुंच गया सीए, तो वो सीए इक्वल हो गया किसके? वो सीए इक्वल हो गया किसके? सिग्मा सीबीसी के। दैट वाज इक्वल टू व्हाट? 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मेरे ख्याल से अब सारी बात क्लियर हो गई होगी, सारी बात क्लियर हो गई होगी। अब ठीक यही केस यहां पे भी डेवलप होता है, यहां पर भी डेवलप होता है। किधर? स्टील में। अब यहाँ यही केस स्टील में भी डेवलप होता है। अगर हम स्टील की बात करें तो टीए या टी था, और यहाँ पे जो परमिसिबल स्ट्रेस डेवलप हो रही थी दैट वाज सिग्मा एसटी। यहाँ पे भी मैं केस लेके चलूंगा, अलग अलग समझाऊंगा, वही प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई होगा जो कंक्रीट के केस में हो रहा था। सिग्मा एसटी की बात करेंगे हम लोग। सिग्मा एसटी लेट अस सपोज कि 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। हमारे पास पहला केस था, लेट अस सपोज वी आर हैविंग द केस 1, और केस 1 में हो क्या रहा था कि जो हमारी स्ट्रेस डेवलप हो रही थी स्टील के ऊपर, वो कितनी आ रही थी? डेट स्ट्रेस वाज कितनी थी? कोई भी एग्जांपल ले लो, लेट अस सपोज कि वो 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ रही थी। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की जितनी स्ट्रेस अप्लाई हो रही है, परमिसिबल की बात नहीं करो, परमिसिबल को तो सिग्मा एसटी बोल देंगे, जितनी स्ट्रेस अप्लाई हो रही है दैट इज व्हाट? 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इट मींस कि टी की वैल्यू ये है, टी और टीए। तो मैं टीए लेके चल रहा हूं और कंक्रीट के लिए सीए लेके चल रहा हूं। कहीं पे अगर सिर्फ स्मॉल टी लिखा होगा या सिर्फ सी लिखा होगा तो उसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये सेकंड लेते हैं, क्या ये वैल्यू 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जो स्टील की बात हमने की, क्या ये सिग्मा एसटी के बराबर है? इज इट इक्वल टू सिग्मा एसटी? नहीं, ये सिग्मा एसटी के बराबर नहीं है, क्योंकि सिग्मा एसटी जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो और ज्यादा है। और ज्यादा कितना है? 140 है। क्लियर? अब देखो केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में हम लोगों के पास आया लेट अस सपोज 120। तो ये जो 120 की मान लेते हैं कि हमारे स्टील पे इतना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। अगर हमारी स्टील पे इतना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो इट मीन्स कि ये किसकी वैल्यू है? टी ए की। ठीक है, मैं टी नहीं लिख रहा हूं, अब ये अंडरस्टूड है, मैंने बता दिया इतनी बार, अब ये अंडरस्टूड है। तो ये टी ए हो गया। ध्यान ये देना है कि क्या अभी भी हमारी सिग्मा एसटी के बराबर वैल्यू हुई? नहीं हुई। अब देखो केस थर्ड देखो, केस थर्ड में क्या हुआ? हमने स्ट्रेस स्टील के ऊपर और बढ़ाया। स्ट्रेस बढ़ने का मतलब ये हुआ कि लोड और ज्यादा आ रहा होगा, इट मींस कि उसकी वजह से स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो और ज्यादा होगा। ये बात अलग है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड की हम बात कर रहे हैं तो पहले स्ट्रेस को ही कंसीडर कर लेते हैं, स्ट्रेस को ही कंसीडर कर लेते हैं। अब उसकी वजह से, लोड की वजह से जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो अपना देखेगी बीम। लेकिन हम जो अपना प्री अजम्पशन लेके चलते हैं वो किसी स्ट्रेस के लिए लेके चलते हैं, ना कि लोड के लिए। इसी वजह से ये क्या है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब देखो लेट अस सपोज कि ये केस थर्ड है, एंड इन केस थर्ड व्हाट इज हैपनिंग? 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। लेट अस सपोज कि 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का केस हमारे पास डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा? इसको हम टीए बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना स्ट्रेस इसके ऊपर आ रहा है, इतना स्ट्रेस इसके ऊपर डेवलप हो रहा है। और यही 140 किसके बराबर है? सिग्मा एसटी के भी बराबर है। तो इस केस में जब मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचेगा, जब मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंचेगा, तो वो टीए जो है सिग्मा एसटी के बराबर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होगा? इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। तो यहां पे देखो टीए सिग्मा एसटी के बराबर हुआ। यहां पे समझने वाली बात है, कब? जब जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस होती है, अगर उतना ही स्ट्रेस बीम पर डेवलप होने लगे तो उतना ही टीए हो जाएगा, वो जो कि सिग्मा सीबीसी के बराबर होगा। बस यहां पे रुकते हैं, यहां पर होल्ड करते हैं अपनी बातों को। ये हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं और प्रीवियस जो हम लोग करने जा रहे थे कि मैं बोल रहा था कि एक्सी की वैल्यू बताऊंगा, वहां पे पहुंचते हैं। एक्सी निकालने का एक और तरीका, एक्सी निकालने का एक और तरीका हम लोग चेक करेंगे। और एक्सी निकालने के लिए हमने ये बीम बनाई और हमेशा याद रखना है ये जो बीम है इसकी जो विड्थ होगी ये बी होगी। डेप्थ की अगर हम बात करें, इफेक्टिव डेप्थ की बात कर रहे हैं, प्रभावी गहराई की बात कर रहे हैं, तो डेट विल बी स्मॉल डी, डेट विल बी स्मॉल डी। अगर हम ओवरऑल कुल गहराई की बात कर रहे होते तो वो कितना होता, वो कितना होता, कैपिटल डी, वो हमारा कैपिटल डी हो जाता। ठीक है, क्लियर है। फिर हम लोगों ने कुछ और बात भी की थी इसके अंदर, कुछ और बात ये की थी कि इसमें डायग्राम देखा था इसका स्ट्रेस, और जो कि हम लोग लेके चल रहे थे कहां तक, सिर्फ और सिर्फ इसकी इफेक्टिव डेप्थ तक। तो ये कुछ हमारे पास बन रहा था, कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम बन रहा था। अब मैं एक तरीका और, हम कर क्या रहे हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का एक तरीका और देख रहे हैं, एक तरीका और देख रहे हैं। अब मुझे ये बताओ सभी लोग कि इसको ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, क्या सिग्मा सीबीसी लिखें कि सिग्मा एसटी लिखें। मैं बात क्या कर रहा हूँ, इसमें बात कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है। दिस इज आवर स्ट्रेस डायग्राम जो हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ था। अब मैं बात ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो कितनी है, ये टॉप पे ही मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो रही होगी, कौन सी, कंप्रेशन। मैंने बताया था ना, बीम रखा, बीम ने दबाया, सॉरी स्लैब था, इसके ऊपर स्लैब ने बीम को दबाया हुआ है, तो जहां पे वो दाब वाला फोर्स लग रहा है, जहां पे वो कंप्रेस कर रही है बीम को, वो पोर्शन कंप्रेसिव होगा, और नीचे वाला पोर्शन टेंसाइल में होगा। टेंसाइल में कंक्रीट वीक होता है, इस वजह से हमें यहाँ पे रिइंफोर्समेंट सरिया बार्स देने की जरूरत पड़ गई। ठीक, तो अब देखो, लेट अस सपोज कि इसकी जो परमिसिबल स्ट्रेस है ये ऊपर टॉप पर दी हुई है, इसकी परमिसिबल स्ट्रेस जो है वो ऊपर टॉप पर दी हुई है, और इसकी परमिसिबल स्ट्रेस जो है उसको हम लोग मान लेते हैं कितना, दिस इज ओवर सिग्मा सीबीसी, क्योंकि ऊपर कंप्रेसिव फोर्स है, कंप्रेसिव कंक्रीट में ही आ रहा होगा, तो इसको हम लोग बोल देते हैं सिग्मा सीबीसी, और ये हो जाएगा हमारा कितना, सिग्मा एसटी, और इसको हम लोग कंक्रीट के टर्म में लिखते थे। अगर हम सिर्फ सिग्मा एसटी की बात करें, स्टील में डेवलप होने वाले स्ट्रेस की बात करें, तो हम सिग्मा एसटी बोल देते थे, लेकिन हम कंक्रीट में डेवलप होने वाले के टर्म की बात कर रहे हैं, तो कंक्रीट में डेवलप होने वाले स्ट्रेस के टर्म में अगर हम स्टील में डेवलप होने वाला स्ट्रेस की बात करें तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मॉड्यूलर रेशियो डेट इज स्मॉल एम, तो इसको हम लोग सिग्मा। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से गई होगी, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से गई होगी, इस जगह पे से गई होगी ना, इस जगह पे से गई होगी, यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस गई होगी, क्योंकि यहाँ पे जीरो हो जा रहा है मैग्नीट्यूड, तो बना देते हैं। लेट अस सपोज कि आवर न्यूट्रल एक्सिस इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज व्हाट, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस जो टॉप से होती है, क्योंकि हम क्रिटिकल डेप्थ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको किससे डिनोट करेंगे, एक्सी से डिनोट करेंगे। ये यहाँ से डी थी, ये क्या हो जाएगी डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट, डी माइनस स्मॉल डी माइनस एक्स थी। यहां तक सबको समझ आ गया होगा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहां पे बात भी की थी, क्लियर। अब देखो इन ट्रायंगल में, अब देखो इन दो ट्रायंगल में, किन दो ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल को देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, अब अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनकी साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। साइड के रेशियो की अगर मैं बात करूं, तो कितना हो जाएगा, देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेशियो ऑफ साइड, सिग्मा सीबीसी अपॉन ये वाली दूरी डिवाइडेड बाई ये वाली दूरी अपॉन एक्सी, सिग्मा सीबीसी अपॉन एक्सी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सिग्मा सीबीसी अपॉन एक्सी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, देख लो यहाँ से, और दूसरी डायमेंशन देख लेते हैं, दिस इज सिग्मा सीबीसी, यहाँ पे सिग्मा एसटी अपॉन एम, ये वाली दूरी और ये वाली, सिग्मा एसटी अपॉन एम डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्सी, यही होगा ना, ये दो साइड ले ली, इक्वल कर दिया, इन दोनों के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो एक्सी क्यों, एक्सी होगा ना, सारी जो लेंथ है वो एक्सी की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक्सी होगा ना कि एक्सी, ध्यान रखना, दिस विल बी एक्सी, सो दिस विल ऑल्सो बी एक्सी, दिस इज एक्सी, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, इसको इक्वल के उधर भेजा,
ऊपर चला गया, d माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई एक्सी इक्वल्स टू के इधर की बात करेंगे तो ये सिग्मा एस टी अपॉन एम है, सिग्मा एस टी अपॉन एम इंटू, अब इसको हम लोग इधर ले आ रहे हैं, दिस विल बी ओवर सिग्मा सी बी सी, दिस विल बी ओवर सिग्मा सी बी सी। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको खोल लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। अगर हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे सो दिस विल बी ओवर डी माइनस एक्सी इक्वल्स टू डी अपॉन एक्सी माइनस का एक्सी माइनस एक्सी कितना हो जाएगा, एक्सी अपॉन एक्सी कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, सो दिस विल बी माइनस का 1। कैसे किया ये वाला काम, ये देखो माइनस में है, इसको मैंने डिवाइड कर लिया, अलग अलग कर लिया, इस वाले टर्म को अलग कर लिया, इस वाले टर्म को अलग कर लिया, तो ये डी अपॉन एक्सी माइनस एक्सी बाई एक्सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 हो जाएगा। और इधर सिग्मा एस टी को हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं क्या, अभी मैंने अगली उसमें देखा था, क्या देखा था कि सिग्मा एस टी को हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एस टी को हम लोग टी ए लिख सकते हैं, यहाँ हम लोगों ने देखा था ये प्रीवियस अभी कुछ देर पहले, टी ए को ये सिग्मा एस टी लिख सकते हैं, और सी ए को भी कुछ लिख सकते हैं, सी ए को भी क्या लिख सकते हैं, सी ए को सिग्मा सी बी सी लिख सकते हैं। ठीक, तो या सी ए लिख देता हूँ। अब देखो वापस आते हैं तो इस सिग्मा एस टी को मैं लिख दे रहा हूँ, दिस सिग्मा एस टी विल बी रिप्रेजेंटेड बाई वॉट, सी विल बी रिप्रेजेंटेड बाई वॉट, सिग्मा एस टी अपॉन, देख लो फिर से चेक कर लो। ठीक, तो ये टी से रिप्रेजेंट कर देंगे, टी अपॉन एम, और सिग्मा सी बी सी को सी लिख सकते हैं। इस स्लाइड पे भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर, ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो समझने में कि ये मैंने क्या किया। सिग्मा एस टी इक्वल्स टू टी, इसको लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, प्रीवियस कुछ मिनट्स में हमने अभी डिस्कस किया है। सिग्मा सी बी सी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इस बात को याद रखना, और इसकी वजह से ही हमने इसको ऐसे लिखा। 1 को उधर भेज देते हैं, डी अपॉन एक्सी को ऐसे लिखा, 1 को उधर भेज दिया, क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी अपॉन एम सी, 1 अपॉन टी अपॉन एम सी, फिर डी अपॉन एक्सी को ऐसे ही लिखा, और इसको दोनों का क्या किया, डिनोमिनेटर ले लिया, तो डिनोमिनेटर विल बी एम सी प्लस टी हो जाएगा। फिर इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर दो, पलट दो, तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखो फिर क्या होगा, एक्सी बाई डी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, समझते जाना सारी चीज़ें, बहुत सिंपल सा है, कुछ हो नहीं रहा है, एम सी अपॉन टी प्लस एम सी, ये हो गया, यहाँ तक हो गया। ठीक, अब देखो क्रिटिकल डेप्थ निकालनी थी ना, एक्सी निकालनी थी, एक्सी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एम सी अपॉन टी प्लस एम सी इंटू इस डी, स्मॉल डी को उधर भेज दो, इस स्मॉल डी को उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, डेप्थ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास एक रिलेशन निकल कर आ गया। अब देखना, ये रिलेशन से हमें बहुत फायदा होने वाला है, ये हमारे पास एक रिलेशन निकल कर आ गया, x इक्वल्स टू दिस। ठीक, होल्ड करते हैं, इस बात को होल्ड करते हैं, लेट अस सपोज दिस इज आवर इक्वेशन 1, हालांकि हमें इसे याद रखना है, लेकिन अभी इसको होल्ड करते हैं और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं कि एक्चुअली हम करने क्या वाले। मैंने तो बोला था कि एक्सी निकालना आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो ये और बड़े बड़े टर्म आने लगे। तो अभी देखना कैसे होगा। यहाँ पे मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कुछ, मॉड्यूलर रेशियो वॉज 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। ये हमारे पास क्या था, मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला था, मॉड्यूलर रेशियो का ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो अगर सिग्मा CBC को हम क्या लिख सकते हैं, और सभी से सवाल है कि सिग्मा CBC को हम और क्या लिख सकते हैं, देख लेते हैं। मैंने अभी बताया है कि सिग्मा CBC को हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सिग्मा CBC को, सी भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं। और ये सी क्या है, सिग्मा CBC क्या है, ये अभी डिस्कस हो गया है। तो m विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 280 डिवाइडेड बाई सिग्मा CBC की जगह c लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये दिस विल बी 3 इंटू सी, 3c। अब देखो अगले स्टेप में क्या कर रहा हूँ, इस c को उधर भेज दे रहा हूँ, तो स्मॉल m इंटू सी विल बी इक्वल्स टू 280 बाई 3। 280 बाई 3 को डिवाइड करके चेक कर लेना, 280 बाई 3 आ जाएगा करीब 93.33। ये क्या निकल कर आ गया,
ये कुछ निकल के आया, mc की वैल्यू निकल कर आई, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ mc। एक बार रिपीट करता हूँ, मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला हमें पता था, मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था पहली ही क्लास में या दूसरी क्लास में। क्या होता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m की 280/3 सिग्मा सीबीसी। तो m हमने ऐसे रखा, 280 को रहने दिया, सिग्मा सीबीसी को हम लोग c लिख सकते हैं, लिख दिया, c को उधर भेज दिया इक्वल के, तो ये कहाँ चला गया, ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला गया। mc इक्वल टू 280/3, 280/3 को डिवाइड करोगे 93.33 आएगा। क्लियर। तो अब देखो ये mc हम लोग कहीं लिख सकते हैं क्या, ले जाकर कहीं भी लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे mc का टर्म है, यहाँ पे भी mc का टर्म है, यहाँ पे mc का टर्म है और यहाँ पे भी mc का टर्म है। मैं दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना सभी लोग। ये तो इस mc की जगह हम लोग 93.33 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो चलो लिख लेते हैं। इस फॉर्मूले को मैं वहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। व्हाट वाज द फॉर्मूला, xc इक्वल्स टू t प्लस mc बाई mc इंटू डी। देख लेते हैं, ये हम लोगों ने पलट दिया था ना, तो ये mc जो है ऊपर चला गया था और t प्लस mc नीचे आ गया था। तो यहाँ पे जब ये नीचे आएगा, ये इसको सही कर लेंगे। दिस वाज आवर xc इक्वल्स टू व्हाट, mc अपॉन t प्लस mc, ये ऊपर नीचे हो गया था क्योंकि हमने रेसिप्रोकल ले लिया था, इंटू डी। अब देखो m की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन वी राइट इन टर्म्स ऑफ mc की जगह 93.33 लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, 93.33 डिवाइडेड बाई t प्लस 93.33, ये हमारा xc। ये सारी स्टेप ना बड़े आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, बट ये है बहुत आसान, सारी ट्रिक आसान है। एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखना एक चीज और, अगर हम लोगों को ये t की वैल्यू बता दी जाए स्टील के लिए, तो क्या हम लोग क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेंगे। मतलब ये कि अगर हमें परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील दी हो तो वो हम t की जगह लिख सकते हैं। क्यों t की जगह सिग्मा st लिख देंगे, ऐसा क्या हो गया, t की जगह सिग्मा st क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमने प्रूव करके चेक किया है कि t की जगह हम सिग्मा st लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोगों को अगर सिग्मा st दी हुई है तो हम लोग t की जगह लिख लेते हैं। तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा 93.33 अपॉन सिग्मा st प्लस 93.33 इंटू स्मॉल डी। अब ये देखो कितना आसान हो गया, कि अगर मान लो कोई ग्रेड ऑफ स्टील तुम्हें दिया हुआ है, मान लो 250 ग्रेड ऑफ स्टील दिया है, तो उसके लिए सिग्मा st की वैल्यू क्या थी, 140 थी। Fe415 दिया हुआ है, उसके लिए सिग्मा st की वैल्यू क्या थी, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग निकाल के इसमें रख सकते हैं। तो मैं एक चार्ट भी बना दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड एक चार्ट भी बना दे रहा हूँ, जिसमें हम लोग देख लेंगे कि सारी की सारी वैल्यू किसके लिए क्या होंगी। अब एक चार्ट मैं बना दे रहा हूँ, सभी लोग इसको थोड़ा ध्यान से नोट कर लेंगे, हमें सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी इससे। तो t की वैल्यू हम लोगों ने सिग्मा st रख दी, t जो है हम लोगों ने सिग्मा st रख दिया, और उसके साथ साथ हम लोगों ने k की वैल्यू, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ k, 93.33 अपॉन t प्लस 93.33। ठीक है। तो ये जो पहला केस था जिसमें हमारी स्टील था, लेट अस सपोज Fe250, लेट अस सपोज कि पहले केस में हमारी स्टील थी Fe250। इस केस में सिग्मा st या t कितना होता है, सिग्मा st और t कितना होता है, 140 न्यूटन होता है, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। सेकंड केस इज ओवर Fe415। Fe415 में कितना होता है, Fe415 में सिग्मा st कितना होता है, दिस इज ओवर 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। व्हाट वाज आवर थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि अगर हमें स्टील का ग्रेड दिया हो 500, अगर हमें स्टील का ग्रेड दिया हुआ है 500, तो उस केस में हम लोगों ने दूसरी क्लास में डिस्कस किया हुआ था, क्या डिस्कस किया हुआ था कि सिग्मा st की जो वैल्यू होगी 500 के लिए, सिग्मा st की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 275। दिस विल बी 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
क्लियर। अब अगर देखना, अब देखना, अगर यहां से हम k की वैल्यू निकाल लें, k की वैल्यू निकाल लें कैसे, 93.33 ऐसे ही रहने दो, t की जगह क्या लिख दो, सिग्मा एस टी, जिसकी वैल्यू ये 140 दी है, प्लस 93.33। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फॉर FE 250 निकालना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें FE 250 के लिए, FE 250 के लिए हमें ये k की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी बताओ, कितनी हो जाएगी, यहाँ पे रख दो 93.33 अपॉन t की जगह हम सिग्मा एस टी लिख सकते हैं, और सिग्मा एस टी की वैल्यू क्या होती है 250 के लिए, जो हमने पहले ही देखा है 140। सो दिस विल बी 140 प्लस 93.33। इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो और देखो जरा k की वैल्यू क्या आ रही है, इसको चेक कर लो और देखो k की वैल्यू क्या आ रही है। k की वैल्यू विल बिकम करीब करीब 0.40, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.40। यहाँ पे अगर यही काम हमें FE 415 के लिए करना हो, अगर यही काम हमें FE 415 के लिए करना हो तो क्या करें, कुछ नहीं, ये फॉर्मूला ऐसे ही रहने देते हैं, इस फॉर्मूले को उठा के सिग्मा एस टी की वैल्यू t की जगह सिग्मा एस टी में 230 रख देते हैं। जब तुम इसको 230 रख दोगे तो सॉल्व करके देखना है, इसकी वैल्यू आएगी करीब 0.289, तो हमें k की वैल्यू मिल गई। व्हाट वाज आवर वैल्यू ऑफ k, 0.289, और इसी तरह से 500 के लिए k की वैल्यू 0.253 मिल जाएगी। यहाँ तक सभी को क्लियर। जो हम लोगों ने उस दिन XA की वैल्यू देखी थी, XA की जो वैल्यू देखी थी वो सभी को समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, एक बार दिखा देता हूँ फॉर्मूला क्या था, क्योंकि अब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो अगले टॉपिक पे पहुंचेंगे। ये क्या था, दिस वाज आवर बीम, बीम में ये कहीं न्यूट्रल एक्सिस थी, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस में ये वाला पोर्शन किसमें था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बोल दिया था ये पहले ही, ये सारी चीजें बताई हुई हैं। टॉप पोर्शन कंप्रेशन में होता है, दिस इज आवर कंप्रेशन जोन, दिस इज आवर टेंशन जोन, ध्यान देना थोड़ा, दिस इज आवर टेंशन जोन। हाँ, अब एक चीज और कि लेट अस सपोज कि ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज आवर न्यूट्रल एक्सिस। टॉप पर से न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ क्या होती है, एक्चुअल डेप्थ की अगर मैं बात करूं, एक्चुअल डेप्थ क्या है, XA है, और यहाँ पे अगर कहीं स्टील दिया हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी हो जाएगी, फिर से वही कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस केस में था, दिस इज स्मॉल d, दिस विल बी d माइनस XA, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मुझे कुछ बताना था, वो क्रिटिकल का हम लोगों ने देखा था, एक्चुअल का एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को डाउट रहा होगा, तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इसको, क्योंकि ये चीज़ हमें समझ में आएगी तभी हमारे लिए डिजाइनिंग के पार्ट में आसान हो जाएगा, काफी सिंपल हो जाएगा डिजाइनिंग का पार्ट, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, दिस इज आवर टेंशन जोन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ये पूरा टेंशन जोन हमने माना है, ऊपर क्या है कंप्रेशन जोन माना है। कंप्रेशन जोन क्यों माना है, क्योंकि हमारी कंक्रीट कंप्रेशन में अच्छी होती है, तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ अभी हमने कंक्रीट दी हुई है क्योंकि ये सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है, टेंशन में वीक होता है, इसलिए हम लोगों ने इसके अंदर बांस दी हुई है, ठीक। अब जाते हैं, वो बातें हम लोगों ने बहुत देख ली, अब आगे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। नीचे जो ये कंक्रीट है, नीचे इस जगह पर भी तो कंक्रीट है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये कंक्रीट हमारा टेंशन झेलने में कोई मदद नहीं करता। ये पोर्शन, ये जो कंक्रीट मौजूद है, ये हमारा टेंशन झेलने में या कंप्रेशन झेलने में कोई मदद नहीं करता। कंप्रेशन झेलने में क्यों मदद नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तो कंप्रेशन वाला आ ही नहीं रहा है ना, ये तो टेंशन जोन है, तो कंप्रेशन में वुड होता है, ये टेंशन जोन है, तो कोई मतलब नहीं रह गया इस बात का, ठीक। कंप्रेशन तो ये काम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे टेंसाइल फोर्सेज आ रहे हैं, कंप्रेशन का झेल के क्या करेगा, कंप्रेशन जहाँ पे आ रहा था ऊपर वहां वो झेल रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। टेंसाइल क्यों नहीं झेलेगा, ये वाला जो पोर्शन है ये टेंसाइल टेंशन वाले फोर्सेस क्यों नहीं झेलेगा, इसलिए नहीं झेलेगा क्योंकि टेंशन में तो कंक्रीट वीक होता था, तो इस वजह से इसका कोई काम ही नहीं रहा। तो ये जो मैंने दिखाया हुआ है ना शेडेड रीजन, इसमें मौजूद कंक्रीट को हम लोग क्या मान के चलते हैं, दिस इज नेग्लेक्टेड, इसको हम ये मान के चलते हैं कि हमारे किसी ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन बनाना मजबूरी है, क्योंकि फिर कवर कैसे करोगे सारी चीजों को, ऊपर कंक्रीट नीचे से बांस देकर नहीं छोड़ देंगे, तो हमें कवर करना है ये। खैर, अब ये जो देख रहे हो ये क्या है, बार्स हैं, दीज आर, ये 4 नंबर ऑफ बार्स मैं बनाता हूँ एग्जांपल देते टाइम, तो ये कितने हैं, 4 नंबर ऑफ बार्स हैं, ये बार्स दिए हुए हैं, ठीक। अब देखो अगली बात, हम बात करेंगे मूवमेंट की, हम बात करने वाले हैं किसकी, मूवमेंट की, क्लियर। अब अगर हम मूवमेंट ऑफ एरिया की बात करें, सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो कंक्रीट मौजूद है, कंक्रीट सिर्फ किसका, हम कंप्रेशन वाला जोन इसको मान रहे हैं, और ये है भी
ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो मूवमेंट होगा, ये जो इतना पोर्शन है, कितना पोर्शन, सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जो कंप्रेशन साइड है हमारी और उसमें मौजूद कंक्रीट, उसमें जो मूवमेंट आएगा वो इसके सेंट्रॉइड के अबाउट आएगा, केंद्र के अबाउट आएगा, सेंट्रॉइड के अबाउट आएगा। और हमें पता है कि ये, अच्छा ये क्या थे, ये दूरी क्या थी, ये हमेशा हम लोग भिड़ते, ये चौड़ाई है बीम की, इसको हमेशा ध्यान रखना। हाँ, तो यहाँ पे सेंट्रॉइड के अबाउट इसका आएगा। हम नीचे टेंशन जोन की बात ही नहीं कर रहे, इसकी बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ इतने वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं। इतने पोर्शन की बात करें तो जो मूवमेंट होगा वो इसके सेंट्रॉइड के अबाउट आएगा। किसके सेंट्रॉइड के अबाउट आएगा, जितनी दूरी में ये कंक्रीट है, जितना ये कंप्रेशन जोन है, उसके सेंट्रॉइड के अबाउट आएगा। और अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ एरिया की बात करें तो मूवमेंट ऑफ एरिया इसके सेंट्रॉइड के अबाउट होगा। और इसका सेंट्रॉइड जो होता है रेक्टेंगल सेक्शन के लिए, वो कितनी दूरी पे होता है, डिस्टेंस बाय 2, हाफ डिस्टेंस पे। किसके लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये डिस्टेंस हमारी x से है, तो इसका सेंट्रॉइड कितनी दूरी पे होगा, इसकी आधी पे, टॉप पे से इसकी आधी पे, एंड द हाफ डिस्टेंस विल बी x से बाई 2। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ एरिया। तो मूवमेंट ऑफ एरिया के लिए कंप्रेशन में और टेंशन में जो मूवमेंट होगा हम उसको मान के चलते हैं क्या, बराबर। तो कंप्रेशन के लिए मूवमेंट ऑफ एरिया क्या होगा, b इंटू एक्स से, ये पूरा एरिया हो गया, b इंटू एक्स से ये वाला पूरा, तो ये इसका एरिया हो गया। और इसका मूवमेंट किसके अबाउट होगा, इसके सेंट्रॉइड के अबाउट। सेंट्रॉइड है x से बाई 2, तो हमने इसलिए क्या लिखा इसको, x से बाई 2। क्लियर। इसमें देखो, हालांकि ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा यहाँ पे कि ये वाला फॉर्मूला कैसे निकला था, वो मैं निकाल के इसलिए डेरिवेशन इसका दिखा रहा हूँ। हालांकि न्यूमेरिकल हम लोगों ने लगाए थे, देखा था उसको लास्ट क्लास में। अब देखो, और हल्का सा डिस्कशन भी हुआ था इस पे, बी एक्स से इंटू एक्स से बाई 2। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हालांकि कंक्रीट भी मौजूद है, स्टील भी मौजूद है, लेकिन यहाँ वाले कंक्रीट को हम लोगों ने क्या करा हुआ है, नेग्लेक्ट माना हुआ है। ये हमारे किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि या तो हमारा कंक्रीट कंप्रेशन लेगा या टेंशन लेगा। कंप्रेशन यहाँ ले ही नहीं सकता क्योंकि ये टेंशन जोन है, यहाँ सारे के सारे फोर्सेस टेंसाइल आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो लेने की जरूरत ही नहीं है किसी भी तरह के फोर्सेस को। सवाल उठता है कि कंप्रेशन क्यों नहीं, सवाल उठता है कि टेंशन क्यों नहीं लेगा, टेंसाइल तो आ रहे हैं क्योंकि टेंशन में वीक होता है। तो हम इसको मान के चलते हैं कि हमारे किसी काम का नहीं है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो टेंशन जोन में कंक्रीट मौजूद है। तो ले दे के जब कंक्रीट का काम खत्म हो गया, जब कंक्रीट का काम खत्म हो गया तो अब बचा कौन, जब कंक्रीट का काम खत्म हो गया तो बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ स्टील बची, सिर्फ और सिर्फ स्टील बची। और इस स्टील के एरिया को हम लोग मान लेते हैं क्या, AST। इस स्टील के एरिया को हम लोग मान क्या लेते हैं, बोल ही देते हैं, AST इज एरिया ऑफ स्टील, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, और एरिया ऑफ स्टील, अगर हमसे कहा जाए कि इसको कंक्रीट के टर्म में लिखो, अगर हमसे कहा जाए कि इसको कंक्रीट के टर्म में लिखो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे किसका, मॉड्यूलर रेशियो का। इसमें हम लोग क्या करा देंगे, मॉड्यूलर रेशियो का मल्टीप्लाई करा देंगे। अब मैं यहां पे एक चीज और याद दिलाऊंगा, जब हमसे स्टील का एरिया कंक्रीट के रिस्पेक्ट में करने को बोला गया तो हमने लिखा था m इंटू AST, मॉड्यूलर रेशियो का एरिया में मल्टीप्लाई कराया। जब हमसे स्ट्रेस की बात की गई थी, जब हमसे स्ट्रेस की बात की गई थी तो हमने क्या किया था, स्ट्रेस वॉज सिग्मा ST। तब हमने क्या किया था, देखो मैं दिखा रहा हूं, तब हमने क्या किया था, तब हमने क्या किया था, ये किया था, स्ट्रेस की बात हुई थी इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, तो सिग्मा ST बाई m। एरिया की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है, तो क्या कह रहे हैं हम लोगों ने, तो क्या करा है हम लोगों ने, मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई। तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं मॉड्यूलर रेशियो इंटू AST। ये जो मूवमेंट हमने देखा कंक्रीट वाले पार्ट का, ये किसके अबाउट था, मूवमेंट ऑफ एरिया हमने चेक किया किसके अबाउट था, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट था। तो अब जब हम टेंशन जोन में इतने की बात करेंगे तो इसमें जो मूवमेंट डेवलप हो रहा होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा, वो कितना होगा, दिस विल बी ड्यू टू MEST इंटू ये वाली दूरी, एंड दिस डिस्टेंस इज d माइनस एक्स से। सो दिस विल बी ओवर MEST d माइनस एक्स से। एक चीज को मैं यहां पे बताऊंगा कि जो हमारा ये फॉर्मूला है, अच्छा इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में लिख दो फिर आगे बढ़ते हैं, b इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू MEST d माइनस एक्स से।
ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आया था लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने क्वेश्चन निकाला था। कई लोगों को ये समझ में थोड़ा सा दिक्कत आई होगी, तो मैंने कहा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये इसको याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना क्रिटिकल डेप्थ के लिए निकालने के लिए, और न्यूट्रल के लिए न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल डेप्थ के लिए ये हो गया एक्स वॉज एक्चुअल, और क्रिटिकल के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक्स इक्वल टू के इंटू डी, वेयर के वॉज दिस, के की वैल्यू हमें सिर्फ देख लेना है। कैसे देख लेना है? डेप्थ हमें दिया होगा क्वेश्चन में, या जो डिजाइन करने जा रहे होंगे, के की बात अगर हम करेंगे, अगर हम के की बात करेंगे तो सीधा यहां से देख लेना। अगर तुम्हें एफ 250 दिया है तो के की वैल्यू ये रख देना इंटू डेप्थ जितनी दी हो। एफ की वैल्यू 415 है तो के की वैल्यू 0.289 इंटू डेप्थ जितनी भी दी हो। तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। एक्सी और एक्सए का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से देख लिया। अब हम लोग अपने, अच्छा एक चीज और, ये मुझे बताओ सभी लोग कि ये क्या किया था मैंने, ये हमारा एक एजम्पशन होता है, हम ये मान के चलते हैं। एजम्पशन क्या, कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा आ ही रहा होगा ना जहां पे कंप्रेशन और टेंशन बराबर होगा, और वो एक्सिस जहां जो बनाते थे हम वहां पे उसे हम न्यूट्रल एक्सिस बोलते थे, उदासीन अक्ष बोलते थे, है ना। ये बात तो है ही है। तो हमने ये मान के चले कि जितना कंप्रेशन में हमारी कंक्रीट अच्छी कब होगी, जब उसमें कंप्रेशन भी उतना ही झेल रही हो, टेंशन भी उतना ही झेल रही हो, बैलेंस सेक्शन हो। अब मैंने बोल दिया बैलेंस सेक्शन, मैं इसको हटाऊंगा नहीं, इसको ऐसे ही रखूंगा, और अभी मैं डिस्कस करूंगा ये बैलेंस सेक्शन क्या होता है, अंडर इनफोर्स क्या होता है, अब अंडर इनफोर्स क्या होता है, ओवर इनफोर्स क्या होता है। हमारा अगला टॉपिक वही है, वही मैं इसको लेके जाऊंगा अभी, ठीक। तो वहां पे आके मैं फिर यहाँ पे बात करके बताऊंगा कि ये हमने कंप्रेशन और टेंशन को इक्वल क्यों रखा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि कंप्रेशन और टेंशन को हमने इक्वल इसलिए रखा क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जितना लोड या जितना भी फोर्स हमारा कंक्रीट झेल रहा है, उतना ही फोर्स या उतना ही लोड हमारी स्टील झेल रही है, और उनकी वजह से जो मूवमेंट डेवलप हो रहा है दोनों में वो भी सेम आ रहा है। तो इस वजह से कंप्रेशन में डेवलप होने वाला एरिया मूवमेंट और टेंशन में डेवलप होने वाले को हमने बराबर रखा, और फिर हम लोगों ने ये फॉर्मूला बनाया था, एक्स से निकालने का हम लोगों ने काम किया था। यहाँ तक की किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीजें सबको क्लियर हो गई होंगी।